शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर के हम एक एडिटोरियल के साथ में, जो कि हमें बताता है कि शिक्षा में यदि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो कौन कौन सी समस्याओं को हम फेस करेंगे। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत तमिलनाडु की तरफ से की गई थी, आंध्र प्रदेश की तरफ से की गई थी। उन्होंने फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम लागू कर दिया था कि ये जो सरकारी स्कूल के जो मास्टर रहते हैं अपने घर में पड़े रहेंगे, आराम से खेती किसानी का काम कर कर के आएंगे, जा रहे हैं स्कूल 12 बजे 1 बजे, और फिर उधर से जल्दी आ गए, जल्दी छुट्टी कर दिए। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, या फिर यहाँ तक ऐसा भी देखा जा रहा है कि दिन भर से मास्टर गया ही नहीं और उधर उसकी प्रेजेंट लग गई। तो ये सब समस्याओं से हम कैसे करके निपट सकते हैं, इसके लिए उन्होंने क्या काम करा। उन्होंने कहा कि आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपको लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों मोड में आपकी फ़ोटो डालना है, जहां पर आप स्कूल में प्रेजेंट हो, चारों तरफ की चीज़ दिख जाएगी कि पार्टिकुलर आप स्कूल में आ गए हो और इतने बजे आप पहुंच गए। ये सिस्टम आंध्र प्रदेश की तरफ से चालू किया गया था, लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं हैं जिनको फेस कर रहे हैं वहाँ के टीचर। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइटल जो रखा गया है इस एडिटोरियल का, वो क्या रखा गया है, रिफॉर्म्स एंड द टास्क ऑफ गेटिंग टीचर्स ऑन बोर्ड। आपने रिफॉर्म लेकर के आए हो और टीचर को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार से उनको टास्क दिया गया है। एजुकेशन सिस्टम यदि आप देखोगे आंध्र प्रदेश का ना, वो तेज़ी के साथ में चेंज हो रहा है। यहाँ पर कुछ कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं, किसके द्वारा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी की सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश में। इन्होंने जो रिफॉर्म लेकर के आया था, उनका क्या एम है, वो चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो क्वालिटी वाली एजुकेशन को हासिल कर सकें, एंड इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, सबको बराबर मात्रा में, इसके साथ साथ में इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट रहना चाहिए, टेकिंग इनटू अकाउंट देयर डाइवर्स बैकग्राउंड। उनको हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, इस हिसाब से हम उनकी पढ़ाई कराएंगे। इसके साथ साथ में अलग अलग बच्चे की एकेडमिक एबिलिटीज़ अलग अलग होती, देयर बाय मेकिंग देम एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो इनको हमें क्या करना है कि बच्चे अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सके, एक्टिव तौर पर शैक्षणिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सके, ऐसा ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार के रिफॉर्म वहाँ पर लाया गया है। इस प्रकार का जो शिफ्ट हम देख रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में आंध्र प्रदेश का, उसका आखिर उद्देश्य क्या है। तो इस शिफ्ट का फोकस है फ्रॉम कंटेंट रिटेंशन से लेकर के बिल्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग अपना सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका माइंड होना चाहिए। इसके साथ साथ में वो सीखेंगे एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करते हुए उनको हमें सिखाना है। इसके साथ साथ में लर्निंग की जो प्रोसेस है वो हॉलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, हॉलिस्टिक हो, इंटीग्रेटेड हो, इंक्वायरी ड्रिवन होना चाहिए, एंड इंजॉयबल हमें वहाँ की लर्निंग प्रोसेस को बनाना है। टू दिस गवर्नमेंट इज रीडिफाइनिंग द टास्क, द ट्रेनिंग पैटर्न एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट मोड ऑफ टीचर। इसी के चलते चलते ट्रेनिंग के पैटर्न को पूरी तरह से बदल रही है, एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जा रहा है टीचर्स का। लेकिन यहाँ के जो टीचर है, उन लोगों ने जो यूनियन बना के रखा है, वो सरकार की इन योजनाओं में कुछ संदेह है, शंका है, या फिर सरकार की बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। तो इनके मन में अभी भी शंका है कि इस प्रकार के जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। वाइल आर बीइंग अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020,
ठीक है, जो कि किसके साथ अलाइन कर दिए जा रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में, उस हिसाब से आप हमसे काम करवा रहे हैं, बोल रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल रीस्ट्रक्चर करने का जो प्रोग्राम है, इसमें क्या किया जा रहा है, मर्जर ऑफ क्लासेस 3 to 5 इन प्राइमरी स्कूल विथ हाई स्कूल। प्राइमरी स्कूल को आप हाई स्कूल के साथ में जोड़ रहे हो, किस प्रकार से, कक्षा 3 से लेकर के 5वीं तक ये जो प्राइमरी स्कूल है इसको हम हाई स्कूल के साथ में जोड़ दे रहे हैं। तो इससे किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलेगा, फर्दर कंट्रीब्यूट टू द स्कूल ड्रॉप आउट रेट। इससे बच्चे स्कूल में उतने ज़्यादा दाखिला नहीं लेने वाले हैं, नाम लिखवाएंगे भी तो नाम कटा फूटू के वापस हो जाएंगे। एज इट विल डिप्राइव ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट हु लाइव इन रिमोट एंड रूरल ट्राइबल पॉकेट ऑफ एजुकेशन। अब ऐसा जो कर रही है सरकार, इससे जो आदिवासी दूर दराज के रहने वाले पीपुल है ना, बच्चे हैं ना, वो छूट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लेवल तक स्कूल नहीं रहते। कहीं पर 5वीं तक स्कूल है किसी गांव में, और बड़े बड़े जो गांव रहते हैं, थोड़ा शहर से लगे हुए गांव रहते हैं, वहाँ पर कहीं कहीं 8वीं तक का स्कूल रहेगा। अब जब आप कह रहे हो कि हम प्राइमरी और हाई स्कूल को जोड़ेंगे, तो जिस गांव में 5वीं तक का ही स्कूल है उसको आप कैसे करके जोड़ दोगे? इससे तो जो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट है ना, वो कम हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात कही जाती है, दे आल्सो से दैट द गवर्नमेंट ऑर्डर 117 ऑन रीअप्रोर्टिमेंट, मतलब पुनर्वितरण किया जाएगा टीचिंग के स्टाफ का हमारे स्टेट में, है ना। जैसे कि यहाँ पर 2 थे तो 2 को निकाल के काम करो, वहाँ भेज दो। इससे क्या होने वाला, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, इससे केवल हमारा वर्क का लोड बढ़ जाएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ फेस रिकॉग्निशन ऐप बाय द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप और चालू कर दी है, तो ये और हमारे लिए एक माथापच्ची हो गई है। टीचर लोगों को कहा जा रहा है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए ऑन देयर पर्सनल मोबाइल फोन्स एंड रिकॉर्ड देयर डेली अटेंडेंस, हैज़ ए फर्दर एंगर्ड द टीचर। इससे टीचर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उनका कहना है वर्चुअल सिक्योरिटी एक कारण, टीचर यूनियंस आर रिफ्यूजिंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। सिक्योरिटी रीजन बता रहे हैं टीचर, इसी के कर चलते चलते हम ये सब नहीं करना चाहते। इसके साथ साथ में, ठीक है, टीचर का क्या कहना है, पूरे स्टेट में जितने भी शिक्षक लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि आप बायकॉट करिए सरकार के इस कदम का। उन्होंने डिमांड करी है कि सरकार उन्हें पहले की तरह जो काम चलता था, जिसमें आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम चला करता था, इसी प्रणाली को हम करेंगे। इसी से हमारी अटेंडेंस चल रही थी तो हम उसी को चल रही है, नया वाला हमको नहीं चाहिए। द न्यू ऐप बेस्ड अटेंडेंस इज पायलट प्रोजेक्ट, लेकिन सरकार ने इसको पायलट बेसिस पर लाई है कि हम थोड़ा सा इसको चलाकर तो देखते हैं कितना हम सफल हो पा रहे हैं। टीचर्स विल हैव टू बी प्रेजेंट इन द स्कूल वाइल रिकॉर्डिंग देयर अटेंडेंस। सबसे पहली बात क्या है, यदि इस ऐप के माध्यम से आप हाजिरी लगा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको स्कूल पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हो एज द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDISE। लिंक्ड सिस्टम रिकॉर्ड्स metrics such as longitude, latitude of the place where they are present। तो दोनों ही मोड में आपको फ़ोटो भेजना पड़ेगा, खड़े वाले मोड में और आड़े वाले मोड में। अटेंडेंस को हमें भेजना है फिर ऑफिशियल्स को SMS के माध्यम से। पेरेंट्स विल आल्सो रिसीव SMS अपडेट ऑन देयर चाइल्ड्स अराइव एंड डिपार्चर फ्रॉम द स्कूल। एक अच्छी बात तो ये है, लड़का स्कूल के नाम से चले गया है, निकल गया है घर से, लेकिन स्कूल पहुंचा नहीं, वो कहीं और चले गया, टाकिज चले गया। गांव में क्या होता है, खेत भाग जाते हैं लड़के, वहीं से बैठे दिन भर गप तड़ाका लड़ा रहे हैं, होरा खा रहे हैं, और फिर आ गए शाम को स्कूल के टाइम में वापस। इस चीज़ से भी बचने के लिए पेरेंट्स को एक एक जानकारी रहेगी। बच्चा स्कूल पहुंच गया है तो मैसेज आ गया, बच्चा स्कूल से निकल गया है तो मैसेज आ जाएगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है, इस ऐप का जो डाउनलोडिंग करने का रेट है ना, दर है, वो बहुत कम है, क्योंकि टीचर लोग इसको अपना ही नहीं रहे हैं।
इसके अलावा भी और कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि गांव में पता चला कि पार्टिकुलर 10 बजे आपको हाजिरी डालनी थी। उस टाइम में देख रहे हैं नेट ही अच्छे से नहीं चल रहा, नेटवर्क ही अच्छा नहीं है, तो आपका जो एप्लीकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो मिनिस्टर ने प्रॉमिस करा है कि हम एड्रेस करेंगे कुछ इशू को, जैसे कि पुअर या फिर नो इंटरनेट कनेक्टिविटी इन विलेजेस एंड ट्राइबल हैबिटेशन, बट ही हैज़ मेड इट क्लियर दैट integrated school attendance app is the only platform to record the attendance of teachers in the government school across the state। तो सरकार कह रही है अभी एक ही प्लेटफार्म है, इसी में आपको अपनी हाजिरी देना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, जो मैकेनिज्म है, इसकी ज़रूरत है। इसी के चलते चलते टीचर जो अपसेंट मारते हैं उसको हम रोक सकते हैं। वी वांट ए फुल प्रूफ सिस्टम, हम चाह रहे थे कि जो सिस्टम हम बनाएंगे अटेंडेंस का एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए, सबूत वाला होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार की स्कीम गवर्नमेंट लेकर के आई थी। स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि हम हमारे यहाँ का जो करिकुलम है इसमें कुछ चेंजेस लाएं, स्कूल रीस्ट्रक्चरिंग एंड द मोड ऑफ टीचिंग। टीचर यूनियन रिमेन नॉन चैलेंज, लेकिन टीचर उतने ज़्यादा इससे प्रभावित नहीं है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनको स्टेप आउट करना चाहिए ऑफ देयर ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचिंग एकेडमिक कंटेंट इन द क्लासरूम इंस्टीड ऑफ फोकस ऑन एक्वायरिंग न्यू एबिलिटीज स्किल एंड शोइंग ग्रेटर कमिटमेंट। पुराना जो जिस ढर्रे के हिसाब से आप पढ़ा रहे थे उसको आप छोड़ दीजिए, नए ज़माने के हिसाब से चलिए, ऐसा सरकार चाहती है अपने टीचरों से। एज टीचर आर सेंट्रल टू एनी चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। अब चूंकि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में टीचर एकदम केंद्र बिंदु हुआ करता है, इसीलिए किसी भी प्रकार का रिफॉर्म किया जा रहा है तो उससे टीचर को हम बाहर नहीं रख सकते। द गवर्नमेंट कुड परहैप्स थिंक्स ऑफ एम्प्लॉइंग इफेक्टिव मोटिवेशन एंड if needed small scale incentivize to find a middle ground to make them partner in the ongoing journey। तो केंद्र सरकार को भी इस स्कूल के टीचरों को साथ में लेकर के चलने की ज़रूरत है। कुछ आप उनको इंसेंटिवाइज प्रोवाइड कर दीजिए, इस प्रकार के कदम भी आप उठा सकते हैं, तब जाके वो लोग आपके साथ में चलेंगे। इसके बाद वाला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। ठीक है, इंडिया की पोजीशन आज के टाइम में किस प्रकार की है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमें किस प्रकार के चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ध्यान ये देना है कि चाइना से आप पूरी तरह से टक्कर लेकर के अपने रिश्तों को ख़त्म नहीं कर सकते हो। आपको थोड़ा फ्यूचर भी देखना है कि फ्यूचर में कभी हमारे रिश्ते फिर से सुधर सकते हैं, चेंजेस उनमें आ सकता है, इतनी भी जगह आपको बचा करके रखना है। ठीक है, तो दूसरे नंबर की बात यह है, हमारे जो परमाणु हथियार यूज़ करने की हमारी जो सिद्धांत है कि हम पहली बार यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम पहली बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पहली बार हम बम नहीं फोड़ेंगे जब तक सामने वाला नहीं फोड़ेगा। तो इसमें भी हमें कुछ रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना के पास भी परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास में भी परमाणु हथियार है, और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि परमाणु हथियार का यूज़ यदि वो लोग एक बार कर देते हैं तो उसका किस प्रकार से भयानक परिणाम होने वाला है। हाल ही में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी 15 से 16 सितंबर के बीच में समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो ये एक प्रकार से टेस्टिंग रही थी हमारी सरकार के लिए कि कैसे करके हम डील करेंगे करंट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे, एंड अटेम्प्ट न्यू गाइडलाइन फॉर द फ्यूचर, और आने वाले टाइम के लिए भी हमें कुछ गाइडलाइन निर्धारित करना है। कई सारी ऐसी जगहें, जैसे कि रसिया की आलोचना जब यूनाइटेड नेशंस में करी जा रही थी तो उस टाइम में इंडिया ने अपनी छुट्टी मार ली, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा खास कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी में उतना असर तो नहीं पड़ा था। ठीक है, हाल ही में नरेंद्र मोदी की जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने रसिया के व्लादिमीर पुतिन से क्या कहा था कि वार का जो एरा है, टाइम है, वो अब ख़त्म हो चुका है।
मतलब किसी भी चीज़ में हम अपनी एक क्लियर स्ट्रेटजी नहीं दे पा रहे हैं कि हम रसिया को क्या कह रहे हैं, यूक्रेन को क्या संदेश दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्लियरिटी होनी चाहिए। एससीओ की जो मीटिंग हुई थी वो ऐसे टाइम में हुई थी जब रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच में दुनिया एक चौराहे पर खड़ी, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किस तरफ जाएगा। दूसरी बात यह है, इंडिया अभी भी किसी भी एक पक्ष की तरफ नहीं जा रहा है, एक नए किस्म से नॉन अलाइनमेंट की तरफ हम जुड़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। पहले हमने नॉन अलाइनमेंट की नीति को अपनाए थे, आज के टाइम में भी हम नॉन अलाइनमेंट की नीति को अपना रहे हैं, लेकिन इसका वर्जन किस प्रकार से नया है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने प्रेजेंस दी थी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट एससीओ में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे रिफ्लेक्ट होता है हमारी डिज़ायर कि हम एक पार्ट हैं दोनों ब्लॉक के, विथआउट एंटागोनाइजिंग, मतलब हम किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। दोनों ब्लॉक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, दुनिया आज के टाइम में दो धड़े में बढ़ गई है, एक हो गया चाइना वाला हिस्सा और दूसरा हो गया अमेरिका वाला हिस्सा। अब चाइना वाला जो ग्रुप है वो हो गया एससीओ, इंडिया इसका भी सदस्य है। अमेरिका वाला जो हिस्सा हो गया हमारा वो हो गया किसका, क्वाड का भी हिस्सा है। अब ऐसे स्टेटमेंट इंडिया नहीं दे सकता है जिससे कि अमेरिका की तरफ उसका झुकाव लग रहा है, ऐसा भी नहीं लग सकता कि वो चाइना की तरफ ज़्यादा झुक गया है या फिर चाइना को ज़्यादा नाराज़ करने लगा, चाइना के साथ अपने रिलेशन को बिगाड़ रहा है। इसलिए उसको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो जो जस्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया था वो क्या था, इट प्रेजेंटेड ए न्यू वर्जन ऑफ नॉन अलाइनमेंट which steering an independent course despite open association with rival blocks। तो इंडिपेंडेंट रूप से अपने मुद्दे उठा रहा है भारत, वो किसी भी एक ग्रुप के साथ में जुड़ना नहीं चाहता, ना ही चाइना की तरफ ना ही अमेरिका की तरफ। मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने सर्टेन सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन दिया था विच मिरर इंडियाज न्यू वर्जन ऑफ नॉन अलाइनमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार। पुतिन को क्या कहा था, ये जो युग चल रहा है ये वार का टाइम नहीं है। इनडायरेक्टली इंडिया मोदी की तरफ से ये कहा गया कि आप युद्ध वगैरह रोक दीजिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है युद्ध का समय नहीं चल रहा है, दुनिया को आप युद्ध के माध्यम से नहीं जीत सकते हो। एक दिक्कत यहाँ पर यह भी आ गई थी एससीओ की मीटिंग में कि यूएस के साथ ईरान के साथ में भारत यदि अपने रिलेशन को आगे बढ़ाता है तो अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देगा, ठीक है, एक दिक्कत ये भी हो गई। लेकिन यदि हम ईरान के साथ में दूरी भी बनाते हैं तो इंडिया को बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। ईरान के साथ में यदि हमारे संबंध रुक जाते हैं तो भारत के लिए कौन कौन से नुकसान हैं, इसमें हमें कच्चा तेल महंगा पड़ जाएगा, इसके लिए हम अधिक चुकाएंगे कीमत, क्योंकि ईरान से यदि संबंध अच्छे बना लेते तो हो सकता है कि हमें सस्ते में तेल मिल जाता। दूसरी नंबर की बात यह है, अफ़गानिस्तान तक यदि आपको पहुंचना है तो पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं दे रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, ईरान में एक बंदरगाह बना लेते हैं और यहाँ से ही इस बंदरगाह से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, अफ़गानिस्तान चले जाएंगे। तो यदि हमारे रिलेशन यदि बिगड़ गए ईरान के साथ में तो ये दोनों चीज़ों को भारत फिर फेस करने वाला है। तो कितना सही है कितना गलत है इसको हमें समझने की कोशिश करना है। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में जब वोटिंग चल रही थी यूक्रेन इशू को लेकर के, उस टाइम में हमारी पॉलिसी की एक सही जांच पड़ताल हुई थी। इग्नोरिंग द फैक्ट दैट दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू पीस इन यूक्रेन नॉट लेड टू ए लेसनिंग द टेंशन। यहाँ पर हमने जो भी डिसीजन दिया था हम यहाँ से एब्सेंट हो गए, इससे यूक्रेन में जो टेंशन चल रही थी वो टेंशन कम नहीं हुई, तो हमारे एब्सेंट होने का फ़ायदा ही क्या है। दिस इज़ आल्सो केस इन आवर इमीडिएट नेबरहुड वेदर इट बी श्रीलंका और अफगानिस्तान।
वेयर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन लुक बेटर ऑन पेपर देन इन रियलिटी। ठीक इसी प्रकार से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है श्रीलंका को लेकर या अफगानिस्तान को लेकर के, वो केवल पेपर में ही अच्छी लगती है, रियलिटी में तो उतनी ज़्यादा कामगार नहीं है। आज की डिमांड क्या है? इट मे रिक्वायर ए मेजर ओवरहाल ऑफ हाउ वी इंटरप्रेट रीजनल एंड इंटरनेशनल टेंशन। क्षेत्र में जो टेंशन चल रही है, इंटरनेशनल देशों में जो टेंशन चल रही है, उसको आप कैसे करके सॉल्व कर पा रहे हो, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेन मुद्दा होना चाहिए इंडिया के लिए। ठीक है, हमें जो पूरी तरह से जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया नॉट टू बिकम द ऑड मैन आउट एज पैटर्न चेंजेस। पैटर्न बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, युद्ध चल रहा है, तो वहाँ से बाहर हो गए, ये इंडिया को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो हमें क्या करना है कि आज के टाइम में चाइना और अमेरिका में दो गुट बट गया है, इन दोनों से स्वतंत्र रहने के लिए पिछली जो विरासत है उसको भी हमें गंवाना नहीं है, इसके साथ साथ में नया जो हमारी प्रायोरिटी है उसको हम तैयार करें, किस हिसाब से चलना है, क्या क्या कदम उठाना है, ये हमें सबक समझने की ज़रूरत है। EWS कोटा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाल ही में एक संविधान संशोधन किया गया था जिसके माध्यम से सरकार ने जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं इनको 10% रिजर्वेशन देने की व्यवस्था करी थी। इसके अंतर्गत वे सभी लोग जिनकी सालाना इनकम 10 लाख या फिर उससे कम है, इन लोगों को हम 10% का रिजर्वेशन देंगे। 8 लाख का मतलब है ऐसे लोग जो कि 60,000 से कम कमा रहे हैं, इनको हम रिजर्वेशन देंगे, ऐसा इस संविधान संशोधन में उल्लेख किया गया था। तो इसी की सुनवाई चल रही है। सुनवाई ऐसी चल रही है कि 60,000 की जो लिमिट है वो कैसे आप कह दे रहे हो कि ये लोग गरीब हैं, 60,000 जो महीना का कमा रहा है। दूसरी नंबर की बात ये है, संविधान में जब आरक्षण दिया जा रहा था तो उस टाइम में अर्थ को तो बिल्कुल नहीं देखा गया था, रुपए पैसा से जो लोग गरीब हैं हम उनको रिजर्वेशन देंगे। उस टाइम में जो पिछड़ी जनजातियां हुआ करती थी, समाज में एकदम पिछड़े हुए लोग थे, ठीक है, जिनको शिक्षा पाने से रोका गया, जिनको नौकरी देने से रोका गया, जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसी की सुनवाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार की द्वारा जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार का कहना है, केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। उनका कहना है यदि हम 10% का रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को दिए हैं तो इसमें हमने किसी अधिकारों को नहीं खाए हैं, ठीक है। ऑलरेडी से जो SC ST के लोग हैं और OBC के लोग हैं रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसीलिए जो 10% का जो रिजर्वेशन है ना वो 50% रिजर्वेशन की कैटेगरी में ही आ जाता है। एक और न्यूज़ हम देखेंगे पेज नंबर 4 में, जो कुर्मी जाति है ये भी आज के टाइम में कह रही है कि हमको ST की लिस्ट में शामिल करिए, और इसी को लेकर के उनकी तरफ से आंदोलन तेज हो गए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, कितने ये लोग सफल हो पाते हैं। दिल्ली में तो इनका प्रदर्शन काफ़ी तेज रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं रेल की पटरियों को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है कि हमको ST की लिस्ट में शामिल करिए और फिर हमें ST के फ़ायदा दीजिए।